ऑल ऑफ यू। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। मैं अंजू, फैकल्टी मेंबर ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम ज्ञान सागर नेट क्लासेस। तो आप सभी को पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है शुरू की जा रही हैं, जो कि हमारा बैच रहेगा जून से दिसंबर तक का, जो जून दिसंबर 2026 का रहेगा। तो हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हमने हमारी जियोमॉर्फोलॉजी के साथ साथ हमारी क्लाइमेटोलॉजी भी शुरू कर दी है भाई। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को हमारे यहाँ पर ना केवल ऑफलाइन में बल्कि ऑनलाइन कोर्स भी जो है शुरू हो चुका है। तो जो बच्चे चाहे वो ऑनलाइन के हैं या फिर ऑफलाइन के बच्चे हैं, वो हमारे यहाँ से अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए देखिए, आज की हमारी जो यूनिट रहेगी ना, वो है, आज हम क्या करेंगे, हमारी ये सेकंड यूनिट है भाई यूजीसी नेट की क्लाइमेटोलॉजी। इस यूनिट से ना बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के अंदर, बहुत सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि एक वो ऐसी यूनिट है जहां पर बच्चे ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, या तो फिर क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक यूज किया जाता है जब भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं किसी भी एग्जामिनर के द्वारा। तो अब हमें सिलेबस हमारे सामने से दिखाई दे रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं ना तो बहुत सारे आप बच्चों को लगता है बहुत ज्यादा डीप आते हैं। आज उसी चीज के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि हमें हमारे इस पूरे के पूरे सिलेबस में से क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारी नेट की सेकंड यूनिट क्लाइमेटोलॉजी है, जिसमें जो पहला क्लाइमेटोलॉजी, अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है। उससे पहले हम थोड़ा सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्लाइमेटोलॉजी जो है उसके मीनिंग को पढ़ना है कि क्या होती है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, उसकी अप्रोचेस क्या हैं, उसका यूज कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये क्लाइमेटोलॉजी, देखो क्लाइमेट और लॉजी दो चीजों से बना है ये। क्लाइमेट की ही स्टडी हम करेंगे इसके अंदर, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहता है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा क्लाइमेट है वो क्लाइमेट किससे बना है, उसके अंदर हम एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ये सब हम डिटेल में करेंगे अपनी क्लास में। बस आज हम सिर्फ सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि भी हमें क्या क्या पढ़ना। देखो क्या होता है, जब भी आप कोई यूनिट प्रिपेयर करते हो ना, तो सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, और आज उसी के ऊपर काम करेंगे। कंपोजिशन पढ़ेंगे हम हमारे एटमॉस्फेयर का। अब कंपोजिशन और स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपोजिशन होता है कि भी कि जो एटमॉस्फेयर है ना वो किस मटेरियल से बना हुआ है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है। ठीक है, अब इस कंपोजिशन में क्या क्या आता है, गैसें हैं, गैसियस हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, और वाटर वेपर भी हैं। ठीक है, यानी कि ये इसका कंपोजिशन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसें, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर, ये तो मेन मेन है। उसके अलावा स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि ये जो सारी चीजें हैं वो किस प्रकार के पैटर्न में फिक्स हैं, एक ढांचा सा जो बना रही है ना, वो हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद इंसोलेशन। अच्छा, इंसोलेशन क्या है, इंसोलेशन इंसोलेशन की बात करेंगे हम। इंसोलेशन का हम यहाँ देखो तीन चीजें हैं। इंसोलेशन में तीन चीजें हैं। इंसोलेशन यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी कि जो सन से आने वाली जो हीट है, ये थोड़ा सा खुद करते हैं अभी, ये हमारी अर्थ है और सन, सन से आने वाली हीट, इंसोलेशन। अब इंसोलेशन भी क्या है, इनकमिंग इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या सिर्फ आने वाली ही है, देखो जब ये हमारी अर्थ तक आती हैं तो ये क्या आती है, शॉर्ट वेव की फॉर्म में आएंगी। ये आएंगी शॉर्ट वेव की फॉर्म में। कलर ले लेते हैं, हाँ ठीक है। ठीक है, देखो
शॉर्ट वेव की फॉर्म में आएंगी, और जब अर्थ से वापस जाएंगी तो ये लॉन्ग वेव की फॉर्म में। उन सब की स्टडी हमें करनी है, कौन सी हमारी जो अर्थ तक आ रही हैं फिर वापस जा रही हैं, वहां पर उस चीज की स्टडी करेंगे। हीट बजट ऑफ द अर्थ। हीट बजट क्या है? हीट बजट का मतलब जैसे कि बजट होता है ना, कि हम अपने घर में अपने घर के हिसाब किताब रखते हैं कि कितना पैसा आया, कितना हमें किस जगह पर कितना इन्वेस्ट किया, और एट लास्ट में कितना बचता है कितना नहीं, वो एक बजट होता है हमारा। ऐसे ही हमारी अर्थ का भी बजट रखेंगे, ठीक है। और सही में अगर अर्थ के बजट की बात करेंगे ना, तो बैलेंस जीरो होना चाहिए, तभी हमारी अर्थ जो है वो अच्छे से सही रहेगी, ठीक है। तो सन से आने वाली, अब यहाँ पर बजट किस चीज का हो रहा है? यहाँ पर पैसे का तो देखो है नहीं, यहाँ पर हो रहा है हीट का, या उस एनर्जी का जो सन से आ रही है, उस बजट की बात हो रही है कि हमारी धरती ने कितना लिया, कितना वापस रेडिएट किया, कितना बादलों ने कैप्चर किया, कितना रिफ्लेक्ट हो गया, कितना जो है वो किस सरफेस के ऊपर कितना रिफ्लेक्ट कर हो रहा है, कितना एब्जॉर्ब किया जा रहा है। और दूसरी चीज को भी पढ़ेंगे हम कि भी जो हमारी ह्यूमंस की एक्टिविटी है उनसे जो ग्रीन हाउस गैसें पैदा हो रही है, सीएफसी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो हम बढ़ा रहे हैं, उससे क्या होता है, ये हीट बजट के अंदर थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा है ये, क्योंकि हम हीट को ज्यादा प्रोड्यूस करें, हीट को नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, हीट बढ़ाने वाले उन गैसों को इंक्रीज कर रहे हैं हम हमारे एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पर हम उस हीट बजट को पढ़ेंगे। उसके बाद टेम्परेचर को पढ़ेंगे भी, टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। अगर छोटी सी डेफिनेशन में देखा जाए कि टेम्परेचर क्या होता है, हमें टेम्परेचर देखते ही ना, इवन मैं भी ऐसी ही थी एक टाइम पे कि टेम्परेचर देखते ही मेरे दिमाग में ऐसे आता था कि टेम्परेचर का मतलब गर्मी ही होता है। टेम्परेचर देखो माइनस में भी होता है, और अब देखो 10 डिग्री है, -10 डिग्री है टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर गर्मी है? नहीं, ठंडा है, जमा रहा है ये। और फिर माइनस के बाद प्लस में हो, वैसे 10 डिग्री सेल्सियस हो तो फिर वो सूटेबल हो जाएगा। प्रेशर और विंड वगैरह पढ़ेंगे। प्रेशर बेल्ट बन, देखो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर के साथ ही होती हैं हमारी एक 3 तरह की हम बेल्ट बनाएंगे हमारे ग्लोब पे, जिसमें आती हैं। टेम्परेचर बेल्ट पढ़ेंगे पहले तो हम, ठीक है। अब टेम्परेचर बेल्ट में क्या है, जैसे हमारी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं क्लाइमेट जो कितने प्रकार का होता है, तो क्लाइमेट देखो हमारी अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। तो अब वो किससे डिसाइड होता है? देखो जाहिर बात, अगर नॉर्मली तौर पर देखेंगे तो वो टेम्परेचर से ही होता है। तो टेम्परेचर की भी बेल्ट है, जैसे कि 0 डिग्री हो गया, इसके आसपास कौन से एरिया होंगे, ट्रॉपिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर टेम्परेट, और फिर फ्रिज्ड, या फिर आप इनको जो है पोलर में भी ले सकते हो, जो पोलर होंगे, ठीक है। तो ये जो हम जोन में बांटेंगे इनको, और ऐसे ही प्रेशर बेल्ट बनेंगी। और फिर विंड का भी पढ़ेंगे, विंड भी कैसे मूव करती है, किस प्रकार से जो विंड का जो प्रेशर बेल्ट बनती है उनका विंड का क्या काम होता है, कितनी प्रकार की आपकी विंड का सर्कुलेशन होता है अर्थ के ऊपर। उसके बाद एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जिसमें हम एयर मासेस को पढ़ेंगे, एयर मासेस कैसे जनरेट होती है वो देखेंगे, कितनी टाइप की होती हैं, वो कहाँ पर जाकर किस प्रकार की कंडीशन पैदा करती हैं वो देखेंगे। फ्रंट, अब एयर मासेस के बाद ही आता है फ्रंट, की जो दो एयर मासेस आपस में टकराएंगी, जिसमें से एक वार्म होगी एक कोल्ड होगी, तो आपस में टकराएंगी तो फ्रंट का ओरिजिन करेंगी। उसके बाद अपर एयर सर्कुलेशन को भी पढ़ेंगे। अच्छा, इसी में एक चीज है जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, जिसका नाम है मॉनसून, ठीक है। अब ये मॉनसून है ना, बहुत छोटा सा लग रहा है हमें देखने में कि एक छोटा सा टॉपिक है मॉनसून, तो कि भी हमारी जो मॉनसून को हम ज्यादातर किससे लेते हैं, तो हम ऐसे थोड़ा सा इन हवाओं पे, ये यहाँ से हवाएं जाती हैं जो कि मानसूनी हवाएं जिनको कहा जाता है, हम इतना सा ही समझते हैं। जब भी हमारे मॉनसून हमारे दिमाग में आता है तो इस प्रकार के जो हवाओं का जो पैटर्न है वो देख के हम मॉनसून को डिसाइड करते हैं। लेकिन मॉनसून अपने आप में बड़ी एक चीज है, इसी के अंदर है ना, हम लगभग ये लगा लो 8 से 10 टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे सिर्फ मॉनसून मॉनसून में। और वो टॉपिक क्या करेंगे, मॉनसून को देखेंगे, मॉनसून की टाइप को देखेंगे, इसका इम्पैक्ट देखेंगे, इसके एरिया को देखेंगे, कितना कहाँ से कहाँ तक ये मॉनसून जो है इम्पैक्ट कर रहा है। उसके अलावा इसी के अंदर जो है, अच्छा ये आगे दिया हुआ भी है, इनके बाद ये इंसो का इवेंट है, देखो ये भी ना, ये जो एल नीनो, ला नीना और सदर्न ऑसिलेशन हम मॉनसून में ऐड करके ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसी के साथ थोड़ा सा ये ज्वाइन है, ठीक है।
इन सब को देखेंगे, मानसून की टाइप हो गया, मानसून का एरिया, उसका इम्पैक्ट को देखेंगे। उसके अलावा और क्या करेंगे मानसून के अंदर, तिब्बत का कॉन्सेप्ट देखेंगे, मस्करीन हाई का कॉन्सेप्ट देखेंगे मानसून के अंदर ही। इंडियन ओशन का क्या रोल है इसी मानसून के अंदर, या जो खास करके ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जहां से ये एल निनो और ला निना का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो हमारे मानसून को वीक कैसे करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। फिर उसके बाद है क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन। देखो मेनली तो दो ही मेंबर का हमसे पूछा जाता है, जो कि हमसे काफी डिटेल में पूछा जाता है, लेकिन इसके अलावा थांकवेट है, कोपेन है, इन दोनों का तो करना ही है। त्रिवार्था भी आते हैं जिनका क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं, तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर इन सब को हमने डिस्कस कर ही लिया है। मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड, मेटेरियोलॉजिकल हैजार्ड और डिजास्टर। अच्छा, डिजास्टर क्या होते हैं और हैजार्ड क्या होते हैं, खतरे और ये विपत्तियां, कुछ हिंदी में इसको बोलते हैं। हैजार्ड एक खतरा होता है, जैसे कि हम कह देते हैं कि भी किसी जगह पर कोई दुर्घटना हो गई, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक हैजार्ड है एक टाइप का। अब अगर उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हो जाए ना कि जान माल को नुकसान हो जाए, और उसके जो इम्पैक्ट है ना वो काफी लॉन्ग टर्म तक देखे जाए, और उससे वर्ष कुछ भी ना हो, तो वो आपका डिजास्टर बन जाता है। अभी आगे डिटेल में करेंगे कितने टाइप के हैजार्ड होते हैं। ये भी मेनली दो टाइप के होते हैं जो आपके डिजास्टर होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं। अब नेचुरल जैसे कि कोई भूकंप आ गया और बहुत सारी बिल्डिंगें गिर गई है, बहुत सारा जानमाल का नुकसान हुआ है, तो वो एक नेचुरल फिनोमिना है। जबकि किसी ह्यूमन एक्टिविटी से या फिर मैन मेड कोई डिजास्टर होगा, तो कोई फैक्ट्री में केमिकल का रिलीज होना, या फिर एक प्रकार का पोल्यूशन को भी ले सकते हो आप, जो पोल्यूशन इतना हम फैला रहे, एक टाइम के बाद ये डिजास्टर ही बन जाएगा। या कोई गैस का रिसाव हो गया है, उसको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम। अब इसमें क्या क्या देखो, अब डिजास्टर ये जो दिए हुए हैं, इसमें साइक्लोन को पढ़ेंगे, उनका इम्पैक्ट कहाँ पर, साइक्लोन में टॉर्नेडो, हरिकेन, ठीक है, ये आते हैं कहाँ पर, ये जो आपके हरिकेन और जो ये टॉर्नेडो आते हैं आपके जो कैरिबियन कंट्री है ना, जो आपके ईस्टर्न अमेरिका, फ्लोरिडा का तट, ठीक है, वहां पर ज्यादातर हिट करते हैं कैरिबियन कंट्रियों पे। उसके बाद थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडो और हेलस्टॉर्म और हीट वेव और कोल्ड वेव। देखो हीट वेव का कॉन्सेप्ट अभी इंडिया का ना लगभग लगभग भी ऐसा माना गया है कि इंडिया के लगभग 94 जो एरिया है ना वो हीट वेव से प्रभावित है। अभी जो चल रहा है, जो क्योंकि अभी मई का महीना चल रहा है, तो सन की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थवर्ड सिचुएशन में आ रही होती है इस टाइम पे, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। और लगभग ये सोचो कि अब आज का जो दिन है हमारा, आज के बाद तो लगभग लगभग 20-25 से ज्यादा ही, लगभग 25 दिन के अराउंड पड़े हैं अभी 21 जून होने में। तो 21 जून तक ये गर्मी ऐसे ही पड़ेगी, ठीक है। हालांकि मॉनसून आ जाता है जून में, लेकिन कई बार वो ऐसा नहीं कि यहाँ हरियाणा तक आने में उसको टाइम लगता है, ठीक है। तब तक हम ऐसे ही बॉईल होते रहेंगे, ठीक है। बारिश होएगी, फिर बारिश के बाद फिर वही है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है और भी ज्यादा भयंकर गर्मी लगती है हमारे यहाँ तो, ठीक है। और ड्रोट, सूखा, सूखा भी है भी, खास करके गुजरात और राजस्थान के बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर सूखे की समस्या देखने को मिलती है। क्लाउड बस्ट होना, ठीक है, एक ही साथ पानी का इतना बरस जाना, और ये देखो क्लाउड बस्ट, पानी तो बरसा ही बरसा, नीचे बाढ़ जैसी सिचुएशन पैदा कर देता है। इसको भी पढ़ेंगे किन किन एरिया में ये होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है, इसका क्या क्या इम्पैक्ट है, तो ये सभी चीजें पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है ग्लोफ यानी कि ग्लेशियल लेक आउटबस्ट। ये एक खास करके पहाड़ी एरिया में ही होता है ये फिनोमिना, और किसी लेक वगैरह जो होती है वो टूट जाती है और एक बाढ़ जैसी सिचुएशन आती है। तो इसकी जो केदारनाथ के अंदर जो घटना हुई थी उसको आप इसमें ले सकते हो। और इसके अलावा एक और घटना अभी पिछले 1-1.5 साल पहले हुई, धराली नाम की जगह है उत्तराखंड के अंदर, वहां पर भी कुछ ऐसा ही फिनोमिना देखने को मिला है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का। अभी इन सबको हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत अंदर अंदर तक जाके पढ़ेंगे। इसके एविडेंस देखने हैं, पहले तो पता होना चाहिए ना क्लाइमेट चेंज क्या, क्लाइमेट चेंज क्या है। देखो एक होता है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का मतलब कि हमारा जो मौसम, ये सॉरी, जलवायु है हमारी वो बदल रही है धीरे धीरे। बदलने का मतलब ये है कि एक ही जगह पर जिस प्रकार के फिनोमिना थे वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है उनका पैटर्न। उसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे कि खास करके जितना भी लोरेशिया वाला पार्ट है या अंगारा लैंड है नॉर्थ में, ठीक है, कनाडा वाला हिस्सा है, या फिर ब्रिटेन या रशिया के अंदर है जो साइबेरिया वाला हिस्सा, वहां पर
कोयले का तलहटी में पाया जाना एक प्रकार के उस क्लाइमेट को दिखाता है कि शायद वहां का क्लाइमेट कुछ अलग रहा होगा, क्योंकि उस थ्योरी को तो हम वैसे भी देख सके हैं कि भी क्योंकि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करके गए हैं तो वो हो जाएगा, वो उससे क्लियर हो जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कई बार हमें देखने को मिलता है कि उसके एविडेंस ढूंढना कि भी हो सकता है किसी टाइम पे, जैसे राजस्थान के अंदर जो हमारा थार डेजर्ट है वहां पर ना ओशियन में पाए जाने वाले बहुत सारे जो एनिमल है, सॉरी जो क्रिएचर हैं और उनके फॉसिल मिलते हैं, तो शायद किसी टाइम पे वहां पर कोई ओशियन होगा और आज डेजर्ट में बदल गया है। तो उसके एविडेंस ढूंढना कि कहाँ कहाँ पर कोई क्लाइमेट चेंज हुआ है, उसके कारण, ठीक है, एविडेंस और कॉजेज ढूंढना, पास्ट में कैसे कैसे चेंज हुए हैं। और लास्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। तो ये ओवरऑल एक सिलेबस है हमारी क्लाइमेटोलॉजी का। उसके अलावा आज का एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं हम। अच्छा, ये हिंदी में नहीं है भाई, और इंग्लिश में नहीं आया है, कोई बात नहीं, तो अभी पढ़ लेते हैं। देखो, हमारा जो टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेटोलॉजी, एक्चुअल में वेदर एंड क्लाइमेट होना चाहिए यहाँ पर, क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है हमने। ये जो आपकी क्लाइमेटोलॉजी, ये जो वर्ड है क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी यानी क्लाइमेट की स्टडी, लॉजी जहां पर हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, अभी आगे आगे पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कितनी हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे इसकी। जलवायु विज्ञान है जो हमारी क्लाइमेटोलॉजी है ना, हमारी फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। तो अगर ज्योग्राफी को अगर हम देखें तो ज्योग्राफी जो है उसकी ब्रांचेस हैं भाई, ठीक है। एक तरफ चली जाती है जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी है, और दूसरी तरफ करते हैं हम हमारी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी। और ये है फिजिकल ज्योग्राफी। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन सी आपकी क्लाइमेटोलॉजी, जियोलॉजी, जियोलॉजी तो नहीं है और अरे, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्लाइमेटोलॉजी हो गई है हमारी, या फिर जो इन्वायरमेंट है, यानी कि जितने भी फिजिकल चीजें हम पढ़ते हैं तो वो इसमें आ जाएंगी। और इसी में जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, ठीक है। तो इसकी ब्रांचेज है। और क्लाइमेटोलॉजी कहाँ पर आएगा? फिजिकल ज्योग्राफी। बाकी जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कमर्शियल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, वो सारी की सारी ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। अच्छा, ये हम पढ़ ही चुके हैं कि जो प्रमुख संघटक हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, ये दिए हुए हैं, ये पॉइंट ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पर ना क्लाइमेटोलॉजी है भैया, ये है क्लाइमेटोलॉजी। यहाँ पर इसकी ना शाखाएं दी हुई है कि भाई जब हम हमारी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं ना तो उसको तीन इन मेन ब्रांचेस में पढ़ते हैं कि एक होता है आपका एरोलॉजी, एरोलॉजी या इसको एरोनॉमी भी कहते हैं, यानी कि किसी भी एटमॉस्फेयर के अंदर जब हम तीन तरह से इसकी स्टडी करेंगे, एक मेटीरियोलॉजी हो जाएगा और एक क्लाइमेटोलॉजी हो जाएगा, जो कि हमें पढ़ना ही है आगे। यानी कि हम जब खास करके यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी नहीं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना उसकी स्टडी करते हैं, तो हम तीन ब्रांचेस के फॉर्म में उसकी हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर पहला दिया हुआ है एरोलॉजी, या जिसको एरोनॉमी भी कहा जाता है, यानी कि यह सीजनल जो साइंस होती है ना उसका पार्ट है ये। और इसका मतलब होता है कि जो ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, जिसमें कि किसी भी एरोप्लेन से हम कोई बलून बांध के, हवाई जहाज के ऊपर कोई कैमरा लगा के, या फिर जो सैटेलाइट की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे एटमोस्फेयर की ना फिजिकल एंड केमिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ये हो गया आपका एरोलॉजी। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बस इसको जस्ट दिमाग में रखना है। और फिर मौसम विज्ञान यानी कि मेटेरियोलॉजी क्या होता है? ये वही मेटेरियोलॉजी होता है जिसमें कि मौसम, यहाँ पर मेन जो हमारा समझाने वाला जो टॉपिक है वो वेदर और क्लाइमेट को लेके ही है। इसको आप वेदर भी बोल सकते हो, वेदर वेदर, मौसम, वायुमंडल की दशाओं। अच्छा, मौसम क्या होता है? वेदर, यानी कि तापमान, पवन। अब ये देखो, टेम्परेचर या विंड, एयर प्रेशर या ह्यूमिडिटी, उन सभी का ना सम है, ये उन सभी का जोड़ है जो समय के एक अल्पकाल यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। शॉर्ट टाइम पीरियड होता है अभी इसमें, हमारी मटेरियोलॉजी में शॉर्ट टाइम के लिए, यानी कि
ये जो हमने कुछ दशाएं देखी हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, ये जो होती है जो शॉर्ट टाइम के लिए इन सभी का जोड़, वो छोटे टाइम के लिए। अब उसको कैसे समझेंगे कि जैसे कि हम कहें कि आज बारिश हो गई, सुबह से बहुत ज्यादा गर्मी थी और बारिश हो गई और शाम तक मौसम ऐसे बिल्कुल सुहावना सुहावना हो गया और ठंडी ठंडी हवाएं चल गई, तो हम कहेंगे मौसम में बदलाव हो गया, है ना। सुबह गर्मी थी और अभी ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, तो ये मौसम है। यहाँ पर देखो मौसम की कुछ दी हुई है पिक्चर कि फुल धूप निकली हुई तो सनी डे होगा, फिर क्लाउड आ जाएंगे तो क्लाउडी बोलेंगे, और ऐसे बिल्कुल बारिश बारिश के साथ बिजली कड़की जाएगी तो स्टॉर्मी हो जाएगा, और पहाड़ी एरिया में स्नोई हो जाएगा, रेनी है बारिश हो रही है, और विंडी है तो हवाएं चल रही है तो विंडी है। ठीक है। मौसम ना सबसे ज्यादा परिवर्तनशील भाई कंपोनेंट है, सबसे ज्यादा चेंज होता है। दिन में सुबह का शाम का बदल जाएगा, खास करके मौसम या फिर वेदर को ना आप शॉर्ट टाइम के लिए 1 या 2 दिन तक का टाइम पीरियड होता है, वो चेंज होता रहता है दूसरे तीसरे दिन। ठीक है। मौसम, अच्छा ये देखो जो हमारा इक्वेटर वाला एरिया है ना, इक्वेटर, वहां पर सबसे ज्यादा भी उतार चढ़ाव देखे जाते हैं मौसम के अंदर। अब मौसम के अंदर कैसे कि भी जैसे सुबह के टाइम पे बिल्कुल ठंडा ठंडा सा बड़ी फ्रेश फ्रेश सी हवाएं चल रही होंगी, दोपहर होते होते इतनी हीट चलनी शुरू हो जाती है, गर्मी हो जाएगी, फिर दोपहर के बाद कंडेंसेशन घुटन जैसी महसूस होगी और फिर बारिश हो जाएगी। दो वहां पर लगभग 3 से 4 बजे ना डेली बारिश होती है और झमाझम बारिश, बारिश के बाद फिर से ठंडी और रात को फिर से ठंडा मौसम हो जाएगा। तो एक ही दिन में लगभग 24 घंटे में देखो कितने सारे मौसम बदल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव इक्वेटर पर देखे जाते हैं। ठीक है। मौसम के एलिमेंट है भी, हम मौसम को प्रभावित क्या क्या, सोलर रेडिएशन अभी ये प्रभावित करेगी। ठीक है। टेम्परेचर है, ये भी मौसम को, टेम्परेचर कम है तो वैसा मौसम हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग ठंडा मौसम हो जाएगा। फिर एयर प्रेशर है, ये भी अभी किसी जगह पर हवाओं का प्रेशर है, रिलीज हो गया तो अलग ही प्रकार का मौसम हो जाएगा। हवाएं हैं, किसी जगह पर ठंडी ठंडी हवाएं आ जाए, पहले गर्मी हो रही थी, दूसरी जगह पर बारिश और वहां से ठंडी हवा आ गई, तो हमें पता चल जाता कि किसी जगह बारिश होगी और वहां से ठंडी ठंडी हवाएं हमारी तरफ आ रही है, ये भी मौसम को बदल देती हैं। और प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल है, बारिश है, प्रेसिपिटेशन में बारिश स्नोफॉल कुछ भी हो सकता है, तो ये भी क्या करेगी, मौसम को बदल देगी। और ह्यूमिडिटी है, ये भी चेंज करती है भी, और क्लाउड, यानी कि ये जो मौसम के एलिमेंट है। अब मीटेरियोलॉजी ने तीसरी जो ब्रांच है इसकी, मौसम से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखो मीटेरियोलॉजी एक्चुअल में क्या है, मीटेरियोलॉजी एक अलग से ही साइंस है जो मौसम की स्टडी करती है। इसमें वायुमंडल के तत्वों की व्याख्या करके मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, और वो लघु समय अवधि में किया जाता है। और मौसम विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर की वस्तुओं का, यानी कि जो अपर अपर की जो चीजें हैं ना, उनको उनको एक तरह से एक्सप्लेन किया जाए। इसमें ऊपरी वस्तुओं से विपराय धरातल के ऊपर जो मौसमी घटनाएं जो चेंज होती है उनसे, ठीक है, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो घटनाएं जो बार बार चेंज होता है ना, मौसम में जो बदलाव होता है, उनकी स्टडी होती है मेटेरियोलॉजी के अंदर। इस शब्द का सबसे पहले यूज किया था अरस्तु ने, सबसे पहले अरस्तु महोदय थे। कौन से स्कॉलर है, अरस्तु, जो कि ग्रीक स्कॉलर है हमारे। अपना इनकी बुक है वे मेटेरियोलॉजिका, मेटेरियोलॉजिका है यहाँ पर, ठीक है, मेटेरियोलॉजिका, इस बुक में इन्होंने तो डाला है। अच्छा, ब्लेयर ने एक डेफिनेशन दी है अभी, वायुमंडल और उसमें घटनाओं जिनको मौसम कहा जाता है का अध्ययन करने के विज्ञान को मौसम विज्ञान कहते हैं। मौसम विज्ञान भौतिकी के नियमों पर कार्य करता है, और हम भूगोल में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें मौसम विज्ञान के, उनमें से सबसे ज्यादा जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो मौसम विज्ञान के ही होते हैं। बैरोमीटर हो गया, ठीक है, और कई सारे थर्मामीटर, बैरोमीटर, ये सबसे ज्यादा जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मौसम से रिलेटेड ही होते हैं। इंडिया के जितने भी भाई आपके जो मानचित्र जो मौसम से रिलेटेड है वो पुणे से प्रकाशित किए जाते हैं, और भारत में मौसम की जो लेबोरेटरी है यहाँ पुणे के अंदर लेबोरेटरी भी है, और भारत का मौसम वेधशाला जो 5 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी, जो हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन रहेगा क्लाइमेटोलॉजी का। क्लाइमेट एक ग्रीक शब्द है जो कि क्लाइमा से लिया गया है, क्लाइमा, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है एंगल,
ऑफ द अर्थ, ठीक है। एंगल यानी इंक्लिनेशन जो हमारी अर्थ का होता है, हमें पता है ना। अच्छा, एक बात सोचने की है, यहाँ पर ये हमारी अर्थ है, अगर ये ऐसे ये जो अपने 23.5 पे शिफ्टेड ना होती, तो जिस जगह पर क्या मौसम में बदलाव होते? नहीं, जिस जगह पर देखो, अगर ये लाइन सीधी होती ना, तो क्योंकि अभी क्या है, ये देखो, ये ऐसे है तो सन की डायरेक्शन इधर है, तो ये देखो नॉर्थ वाले हिस्से को ना यहाँ पर सबसे ज्यादा इंसोलेशन मिल रहा है, साउथ वाले हिस्से को थोड़ा कम मिलेगा। तो ये सर्दी और गर्मी है उन चीज को डिसाइड करता है, यहाँ पर सन, फिर ये ऐसे सन और यहाँ पर सन, ठीक है। तो अगर इधर जाएगा तो देखो इस वाले हिस्से को ज्यादा टेम्परेचर दे रहा है ये। तो यानी कि ये जो अर्थ का एंगल है ना, ये इसका क्लाइमा का अर्थ होता है पृथ्वी का जो इंक्लिनेशन यानी एंगल ऑफ द अर्थ, उसका झुकाव है। अब ये जो ढाल है, जलवायु को प्रादेशिक विभिन्नताओं की कुंजी भी कहा जाता है भी, क्योंकि रीजनल जो जितनी भी आपकी जो डाइवर्सिटी होती है किसी मौसम को लेके, किसी क्लाइमेट को लेके, वो सारी की सारी इसी वजह से हुई है। जलवायु के बारे में सबसे पहले वर्णन यूनानियों ने किया था, अभी हमें पता है, अभी हमने जिक्र भी किया है अरिस्टोटल का। फिर उसके बाद ये आते हैं हमारे रेटोसथनीज, इन्होंने जलवायु का कारण जो है पृथ्वी का झुकाव, इन्होंने भी सेम उसी चीज को कह दिया। और सूर्य की किरणों का तिरछापन, जो इंक्लिनेशन होता है सूर्य की, जो तिरछी किरणें हमारे अर्थ पर आ पाती हैं, ठीक है। क्योंकि एक यहाँ तक देखो, अगर 23.5 और 23.5 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक ही, यहाँ हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा है, और यहाँ पर जो हमारी मकर रेखा है, सिर्फ यहीं तक ही हमारा जो सन की जो है वो सीधी किरणें होती है, उसके बाद जो है सारी की सारी किरणें वो तिरछी ही जाती हैं। मौसम के तत्वों को जलवायु के तत्व भी कहा है भी इन्होंने। त्रिवार्ता के अनुसार जलवायु किसी भी निश्चित क्षेत्र के दीर्घ काल से वायुमंडलीय तत्वों और दिन प्रतिदिन की मौसम संबंधी दशाओं का संयुक्त रूप प्रदर्शित करता है। ये कुछ डेफिनेशन दी हुई है। दीर्घ अवधि का मतलब है, ऑस्टिन मिलर से भी ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि भी जो देखो, जैसे मौसम का था ना कि भी हम किसी भी जो तापमान है या फिर रेनफॉल है या एयर जो ह्यूमिडिटी है, विंड है, उन सब की कंडीशन जो कि एक शॉर्ट टाइम के लिए था, शॉर्ट टाइम के लिए उन दशाओं के जोड़ को क्या कहेंगे हम? मौसम कहेंगे कि भी कितने टाइम तक कितना टेम्परेचर है। जैसे कि एक दिन के लिए टेम्परेचर बढ़ गया और बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, तो बहुत ज्यादा हमें ऐसे गर्मी सी फील होगी, तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा सनी सनी सा है माहौल। बारिश होगी तो जैसे बारिश के साथ अगर गर्मी भी है तो हम कहेंगे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई है। तो मतलब अगर वो शॉर्ट टाइम के लिए तो वो मौसम है, जबकि यहाँ पर है कि वे दीर्घ अवधि का मतलब है दीर्घ लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और ये लॉन्ग टर्म कितना होना चाहिए, ये देखो 31 साल, यानी कि यहाँ पर देखो ऑस्टिन मिलर ने तो स्पेसिफिक 35 ईयर को माना है, जबकि WMO, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने माना है 31 वर्षों के लिए, ठीक है। इन्होंने इतने टाइम की अवधि निर्धारित की है। क्रिचफील्ड के अनुसार जलवायु है मौसम संबंधी दशाओं की सांख्यिकी का, यानी कि इन्होंने किस चीज को डाल दिया? स्टेटिकल डेटा को डाल दिया, यानी कि सांख्यिकी मतलब डेटा के आधार पर दिया है इन्होंने, उसका रिजल्ट बताया। अब यहाँ पर है हमारी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है भी, कि कौन कौन सी चीजें हैं हमारे क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे लैटिट्यूड हो गया। अब लैटिट्यूड क्या है भाई? जिस भी लैटिट्यूड के ऊपर होगा, जैसे कि मान लिया कि 0 डिग्री पर रहने वाले जो भी लोग हैं, या यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, तो क्योंकि हमें पता है कि भी यहाँ पर हमारा सन है, तो सन की डायरेक्शन अगर सीधी आएगी तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर मिलेगा, सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी, क्योंकि बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है तो ह्यूमिडिटी भी मिलेगी। और फिर जैसे जैसे आप इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो ठंडे क्लाइमेट की तरफ जाओगे, ये सब हमें पता। के बाद है जल और स्थल का विस्तार। किसी जगह पर कहीं पर जैसे वाटर का और जो लैंड है उसका एक्सटेंशन बताता है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि आइलैंड होते हैं, आइलैंड के ऊपर ना तो आपको ज्यादातर एक जैसा ही टेम्परेचर देखने को मिलता है, वहां पर टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जैसे कि कोस्टल एरिया के ऊपर भी वही सेम सिचुएशन है कि वहां पर बहुत सारा समकारी प्रभाव रहता है, जो है टेम्परेचर को लेकर, ना ज्यादा टेम्परेचर हाई होते हैं ना ज्यादा कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप कॉन्टिनेंट से अंदर की तरफ जाओगे तो आपको टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को ज्यादा मिलेगी।
ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई, अब समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप नीचे सी लेवल से ऊंचाई पर जाओगे ना, सी लेवल से ऊंचे जाओगे, तो हमें पता है कि 165 मीटर की हाइट पर जाते ही आपको क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस जो वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर घटेगा यहाँ पर। ठीक है? घटेगा तो टेम्परेचर यहाँ पर घटेगा। सागर तट से दूरी वही आ जाएगा कि कॉन्टिनेंट के जितना भी आप कोस्टल एरिया पर रहोगे तो बहुत ज्यादा आपको टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं देखने को मिलेंगी, जबकि आप सागर तट से दूर यानी कि अंदर की तरफ जाओगे कॉन्टिनेंट में तो टेम्परेचर में वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब जिस जगह पर वायु राशियां और सागरीय धाराएं होती हैं, जैसे कि अब अगर वायु राशियों का लोगे तो वायु राशियां जिस भी जगह पर जाएंगी, अगर कोई एयर वार्म एयर मासेस है तो वहां के टेम्परेचर को वो क्या करेंगी, वहाँ का वार्म एयर मासेस तो वहाँ के टेम्परेचर को थोड़ा-सा बढ़ा देंगी। उसके अलावा अगर सागरीय धाराएँ, इसमें हम गल्फ स्ट्रीम का एग्जांपल ले सकते हैं। या फिर जब हम किसी भी ठंडी धारा की, जैसे कैलिफोर्निया की धारा है, ठंडी धारा है, या फिर जो कनेरी की धारा है कि जो कि अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के जो ईस्टर्न कोस्ट पर जो है आती है, तो इधर मोरक्को की तरफ आते वक्त वहां पर जो है बहुत ज्यादा क्या करती है, वो ठंडी धारा है और वहां पर डेजर्ट की फॉर्मेशन करती है, क्योंकि वहां के टेम्परेचर को वो क्या करेगी, फिर थोड़ा सा कम कर देगी। तो ये धाराएं होते हैं, गल्फ स्ट्रीम का एग्जांपल हम इसको इसमें अच्छे से समझ सकते हैं कि धाराएं जो होती है ना, सागरीय धाराएं, ये पूरे के पूरे गल्फ स्ट्रीम जो है वो अपना वेस्टर्न ड्रिफ्ट के साथ मिलकर क्या करेगी, जो है वो पश्चिमी यूरोप तक चली जाती है और वहां पर उसके वहां के टेम्परेचर को ना सर्दियों में भी थोड़ा सा इतना ज्यादा डाउन नहीं जाने देती है। ठीक है। पर्वतीय अवरोध और वर्षा भी है, ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। कैसे कि भी कोई माउंटेनी बैरियर होता है तो उसके, जैसे मान लिया कि ये साउथ वर्ड है और ये सन के जो है बिल्कुल साइड में है और इसके अगर बैक साइड है, तो यहाँ के क्लाइमेट में भी थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिलेगा। एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस है ये हमारा जो वायुमंडलीय है, इसको वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी, एटमॉस्फेरिक विक्षोभ यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टर्बुलेंस जो पैदा होते हैं, उनकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज होता है। इसमें जो हम हमारे जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है ना, उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है वो, उसको भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे आगे कि वो किस प्रकार से अलग अलग जगहों पर अलग अलग, जैसे कि जो यूरोप का जो है वो खास करके पश्चिमी यूरोप जो है हमारा, या फिर मेडिटेरियन के आसपास है ना, तो ये उस वेस्टर्न डिस्टरबेंस से ही बारिश होती है वहां पर और वहां का क्लाइमेट ऐसा बना है, सी एस टाइप का क्लाइमेट जिसको हम बोलते हैं। दाब पेटियां और प्रचलित हवाएं। ठीक है। अब ये हवाएं हैं जो, या जो प्रेशर बेल्ट हैं, इनसे भी बहुत जो है हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। ये भी पवनों की दिशा और तीव्रता, जितनी स्पीडली जाएंगी और इनकी डायरेक्शन जिस जिस जिन जिन जगहों पर इनकी डायरेक्शन रहेगी, उनका भी हमारे क्लाइमेट पर प्रभाव पड़ता है। वेजिटेशन भी होती है अभी, वनस्पति का आवरण या और अर्बेनाइजेशन, ये तो है ही। तो ये हमारे जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, यहाँ पर इम्पैक्ट भी दिए हुए हैं भी कि ना केवल क्लाइमेट का जो प्रभाव को मतलब ये जलवायु को ही प्रभावित नहीं करते हैं कुछ फैक्टर, ये जलवायु भी हमें प्रभावित करती है, हमारे रहन सहन का प्रभाव हो जाएगा। अभी यूरोप के और हमारे कल्चर में काफी डिफरेंस है, वो हम देख सकते हैं क्योंकि वहां का क्लाइमेट अलग है और हमारा क्लाइमेट अलग है। खाने पीने के पर भी अब उसका सेम एग्जांपल ले सकते हो, खाने पीने को भी लेकर भी हमारे स्वास्थ्य पर भी अच्छा क्लाइमेट होता है तो स्वास्थ्य पर अच्छा ही प्रभाव होगा, तो अच्छी अच्छी चीजें सोचेंगे हम, जो कि क्लाइमेट अगर किसी जगह का अच्छा नहीं होता है तो फिर हम उतना अच्छा नहीं सोच पाएंगे। एग्रीकल्चर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्लाइमेट ही डिसाइड करता है कि हमें किस जगह पर किस प्रकार की फसल बोनी है। मानसिक और शारीरिक संरचना पर भी, जैसे कि पहाड़ी एरिया में ना आपको ज्यादातर ना मतलब के पतले पतले से लोग मिलेंगे, क्योंकि वो पहाड़ों में चढ़ चढ़ के उनकी इतनी ज्यादा मतलब एक्सरसाइज हो जाती है कि वो मोटे हो ही नहीं पाते हैं। जबकि जो फ्लैट एरिया होते हैं, मैदानी भाग होते हैं, उनमें आपको ज्यादातर ये ठीक लोग मिलेंगे। मानसिक विकास भी उसी प्रकार से, अभी अगर खाना पीना अच्छा होगा तो हमारी बुद्धि भी प्रॉपर काम करेगी। विकास और अर्थव्यवस्था, ये सीधी सी बात, अगर किसी इंसान का मानसिक और शारीरिक विकास अच्छे हो रहा है तो वो विकास और अपनी इकोनॉमी के ऊपर भी पूरा फोकस करेगा। और आर्थिक क्रियाएं भी, ये तो है ही, अगर क्लाइमेट जिस प्रकार का होगा, जैसे कि मान लिया कि हमारे इंडिया के अंदर ना, हमारा इंडिया का देखो, इंडिया का क्लाइमेट कैसा, हमारे इंडिया का अगर आप ज्यादातर हिस्सा देखोगे ना, तो
ये देखो हमारे इंडिया का लगभग ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पड़ता है ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, वैसे तो हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट होना चाहिए वो ट्रॉपिकल होना चाहिए, लेकिन अगर इंडिया के क्लाइमेट की बात करो तो इंडिया का जो क्लाइमेट है ना वो है हमारा मानसूनी ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, मानसूनी मानसून साथ में ऐड होता है उसके। मानसून इसलिए क्योंकि जो मानसूनी हवाएं होती है ना वो लगभग 6 महीने हमारे इंडिया के अंदर रहती हैं। अभी 3 महीने जाएंगी और 3 महीने वापस रिट्रीट करेंगी, इसीलिए। और ये देखो इंडिया के ज्यादातर हिस्सों को ये इम्पेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार के होते हैं, क्योंकि मानसून के ऊपर ही हमारी एग्रीकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है भी, ये जो मानसून के ऊपर ही डिपेंड है ज्यादातर। तो ज्यादातर इंडिया के अंदर लगभग 65% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं और आपदाओं पर भी प्रभाव पड़ता है अभी जलवायु का। पहाड़ों में देख लो या फिर जहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, रेनी टाइप है, डेजर्ट के अंदर देख लो सूखे जैसी सिचुएशन आ जाएंगी। तो ये सारा का सारा जो है जलवायु का प्रभाव भी होता है, ना केवल ह्यूमंस के ऊपर बल्कि किसी भी टाइप की वेजिटेशन है या वेजिटेशन के अलावा कोई एनिमल है, और फसलों के ऊपर भी प्रभाव होता है इसका। ठीक है, यहाँ पर आगे देखो ये फिर से हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं। जो यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी जो है ना, यहाँ पर वही बात है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग हम्बोल्ट ने किया था, और ये तो अभी इनकी ब्रांचेस दी हुई है अभी। अच्छा ये देखो यहाँ पर कुछ ब्रांचेस यानी कि दी हुई है इसी की कि फिजिकल और डायनामिक एक्चुअल में अप्रोचेज हैं ये हमारी, कि भी कहाँ कहाँ पर इसकी अप्रोचेज रहेंगी। तो अप्रोचेज में जैसे कि डायनामिक क्लाइमेटोलॉजी है, तो इस शब्द का सबसे पहले 1930 में जो है टार बर्जरान ने यूज किया था। फिजिकल जलवायु में हम वायुमंडल के सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं। बिहेवियरल अप्रोच जलवायु और जलवायु पर मानव के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानव पर तो इंसान के ऊपर तो क्लाइमेटोलॉजी का अभी जो हमने देखे हैं पीछे डिस्कस किए हैं सारे के सारे पॉइंट है। और फिर इस क्लाइमेटोलॉजी पर इंसान का क्या इम्पैक्ट है, अभी भी देखो एक नया टॉपिक निकल के आया। भी हमने अपने सिलेबस डिस्कस में देखा ही था कि क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज वो किसकी वजह से हो रहा, हम ह्यूमंस की वजह से हो रहा। अभी का तो हम मान नहीं रहे, वैसे हमारी धरती के ऊपर क्लाइमेट चेंज बहुत हो चुके हैं हमारे पास्ट में। हम अपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल करेंगे तो उसमें काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कितने क्लाइमेट चेंज हुए हैं। लेकिन आज के टाइम पे जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका मेन रीजन इंसान ही है। व्यवहारिक यानी कि बिहेवियरल क्लाइमेटोलॉजी और उपग्रह जलवायु सैटेलाइट क्लाइमेटोलॉजी है, जिसमें जो मौसम का जो है उपग्रहों की सहायता जो सैटेलाइट होते हैं ना उनसे जो है डेटा कलेक्ट किए जाते हैं और उससे क्लाइमेट की स्टडी की जाती है। जबकि रीजनल क्लाइमेटोलॉजी जो होती है इसमें क्लाइमेटोलॉजी का जो बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जो है ना, माइक्रो लेवल से लेकर जो लार्ज यानी कि वृहत, ठीक है, माइक्रो से मैक्रो तक, माइक्रो से मैक्रो तक स्टडी की जाएगी किसी भी रीजनल उसमें। ठीक है, के बाद है सूक्ष्म स्तर पर खेत की जलवायु होगी स्थानीय, ये हो गया जो आपका माइक्रो लेवल पर। और इसका अगर मध्यम में लोगे तो किसी डेल्टाई क्षेत्र का या तराई क्षेत्र का करेंगे हम। जबकि आपके मैक्रो लेवल पे किसी देश या किसी कॉन्टिनेंट की जलवायु को स्टडी किया जाता है। अगर छोटे लेवल पर देखा जाए तो खेत की जलवायु स्थानीय तौर पर किसी वन या फल बागान की जलवायु, और मध्य में किसी डेल्टाई, फिर से रिपीट हो गया। हाँ यहाँ पर देख लो। और मैक्रो जलवायु को भौगोलिक जलवायु भी कहा जाता है। इसका अध्ययन करने के दो तरीके हैं भी, जो आपकी मैक्रो क्लाइमेट है उसमें डिस्क्रिप्टिव और सिनोप्टिक। अच्छा डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है भी किसी भी जो डिस्क्रिप्टिव होता है ना, किसी भी घटना की जितनी भी विशेषताएं होती है ना उन घटनाओं की विशेषताओं की व्याख्या करना। ठीक है, ये होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव। और सिनोप्टिक का मतलब क्या होता है कि भी किसी भी फिनोमिना को ना आप थोड़े लेवल पे समझाने की कोशिश करो। ठीक है, उसको सारांश में समझाने की कोशिश करो।
अब इसमें क्या है देखो, डिस्क्रिप्टिव में हम टेम्परेचर की ना पूरी की एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इसको इतना डिटेल में पढ़ेंगे, हम ग्लोबली उस पे पढ़ेंगे कि अर्थ में कहाँ-कहाँ पर कितना किस प्रकार से टेम्परेचर है, वो जो इम्पैक्ट करता है या जो है जो तापमान कैसे-कैसे चेंज होता है, पूरी अर्थ पर कितने टाइप का क्लाइमेट होता है, सॉरी जो तापमान होता है वो कैसे-कैसे कम और ज़्यादा हो रहा है। फिर दाब को पढ़ेंगे, प्रेशर बेल्ट को पढ़ेंगे, विंड का सर्कुलेशन देखेंगे, ठीक है? उसका सर्कुलेशन देखेंगे, उसके बाद ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की स्टडी करेंगे, कहाँ-कहाँ पर कितने टाइप की रेनफॉल पाई जाती है, उनके होने का क्या-क्या कारण है, जैसे कि इक्वेटर के ऊपर कन्वेक्शनल टाइप की रेनफॉल मिलेगी और फिर अगर आप बिल्कुल मिड लैटिट्यूड में जाओगे तो यहाँ पर फ्रंटल रेनफॉल होगी और जितने भी माउंटेन एरिया वहाँ पर ओरोग्राफिक टाइप की रेनफॉल होती है। जबकि सिनोप्टिक के अंदर हम साइक्लोन, एंटी साइक्लोन यानी प्रतिचक्रवात, इंसो, वोकर सर्कुलेशन इन सब की स्टडी हम करेंगे। तो ये तो हमारा आज का क्लाइमेटोलॉजी का पहला लेक्चर जिसके अंदर हमने आज पूरा का पूरा हमारे सिलेबस को डिस्कस किया। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश की कि जो क्लाइमेटोलॉजी वो है क्या, मेटीरियोलॉजी क्या है, वेदर के और क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हमने डिफरेंस को देखा। उसके अलावा कुछ छोटे-मोटे पॉइंट है, यानी कि यहाँ से हमारी जो क्लाइमेटोलॉजी एक शुरू होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा हमारी जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। अच्छा उससे पहले ना हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंदर हम हमारी पूरी क्लाइमेटोलॉजी का ना एक निचोड़ लेके आएँगे। जिसके अंदर हम उन बेसिक बेसिक सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पूरी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ने होते हैं। यानी अगर ये कहे कि मेन उन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो कि पूरी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर बीच-बीच में से वो कॉन्सेप्ट आते हैं। वो कि भी हमारे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बटेंगे कि जैसे कि हमारा जो पुराना ग्रीक्स टाइम पीरियड था उन्होंने क्लाइमेटोलॉजी के अंदर किस प्रकार का इन कंट्रीब्यूशन किया है, मिडोवल टाइम पीरियड में क्या हुआ या फिर जो मॉडर्न में जिसमें हम बोल्ट, रिटर ये सब आ जाते हैं हमारे स्कॉलर, तो इनका अपना-अपना क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, एक पीरियड हमारा वो भी रहेगा। तो आज के लिए भी धन्यवाद। तो आज का हमारा ये लेक्चर था क्लाइमेटोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके। धन्यवाद। थैंक यू।